कोर्ट दिस वीक में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट 2017 को असंवैधानिक करार दे दिया है, जिसे केंद्रीय कानून रेरा के स्थान पर रियल एस्टेट सेक्टर को विनियमित करने के लिए बंगाल में पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि संसद से बने कानून को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में एक जैसे कानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बंगाल का कानून पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट या WBHIRA केंद्रीय कानून रेरा की हूबहू नकल करके बनाया गया है। अब बंगाल में रेरा लागू होगा। बिल्डर मकान खरीदार मामलों के लिए पश्चिम बंगाल में रेरा की जगह लागू किए गए स्थानीय कानून को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समवर्ती सूची के मामलों में संसद से बने कानून को प्राथमिकता दी जाती है। पश्चिम बंगाल में एक समानांतर कानून लाने की कोई जरूरत नहीं थी। कोर्ट ने ये भी माना है कि राज्य का कानून वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट केंद्रीय कानून रेरा की कॉपी कर बनाया गया है। 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रेरा पारित किया था। सभी राज्यों को इसे लागू करना था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इसकी बजाय वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट 2017 बना दिया। इस तरह के कानून को संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाना चाहिए था। राज्य सरकार ने ये भी नहीं किया और जून 2018 में अपना कानून लागू कर दिया। इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल के मकान खरीदारों का संगठन फॉर्म फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस कानून को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अनुच्छेद 254(2) राज्य द्वारा बनाए गए कानून को एक समवर्ती सूची में रखने की अनुमति देता है, जबकि केंद्रीय कानून से अधिक उसी विषय पर जीवित रहने के लिए राज्य का कानून राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है। याचिकाकर्ता संगठन ने दलील दी कि संसद के कानून की पूरी तरह नकल कर बनाए गए कानून के सिर्फ कुछ बिंदु अलग रखे गए हैं। ये बिंदु मकान खरीदारों के हितों के खिलाफ हैं। जैसे वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट में ओपन पार्किंग स्पेस बेचने की अनुमति दी गई है। कई बातें जिन्हें रेरा के तहत कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है, उनमें बिल्डर और खरीदार में समझौते की व्यवस्था बना दी गई है। जवाब में राज्य सरकार ने दलील दी कि संपत्ति की खरीद बिक्री का विषय समवर्ती सूची का है, इसलिए राज्य को उस पर कानून बनाने का अधिकार है। मामले पर लंबी सुनवाई के बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की बेंच ने पिछले महीने फैसला सुरक्षित रखा था। आज दिए विस्तृत आदेश में जजों ने माना है कि संसद से बने कानून के रहते राज्य का कानून बनाना सही नहीं था, इसलिए वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट को खारिज किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य में इसी विषय पर 1993 में बना कानून वापस अमल में आ जाएगा। अब पश्चिम बंगाल में रेरा लागू होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट कानून के तहत राज्य में पिछले 3 साल में लिए गए फैसले बने रहेंगे, ताकि लोगों में कोई भ्रम न हो। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा लॉकडाउन के दौरान छात्रों द्वारा स्कूल गतिविधियों और सुविधाओं का उपयोग नहीं करने पर भी फीस की मांग करना मुनाफाखोरी और व्यवसायीकरण है। और ऐसे में कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान दिया कि पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की गई है। इसे देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोर्ट ने आगे कहा कि हम ये मानते हैं कि स्कूल प्रबंधन की फीस स्कूल द्वारा निर्धारित वार्षिक स्कूल फीस का लगभग 15% बचत होगी और इसीलिए गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के फीस में 15% कटौती करने का आदेश दिया है। शैक्षणिक संस्थान शिक्षा प्रदान करने और चैरिटेबल का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्हें स्वेच्छा से और लगातार फीस कम करनी चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा। कोविड के दौरान स्कूल नहीं खुल रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऐसे में पेरेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत वाला फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल बंद हैं, उन्हें कैंपस में दी जाने वाली कई सुविधाओं का खर्च नहीं उठाना पड़ रहा है, इसलिए संचालन का खर्च कम हो गया है। इसीलिए उन्हें ऑनलाइन क्लासेस की फीस जरूर घटानी चाहिए।
राजस्थान के कई स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के उस फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसमें स्कूलों को 30% फीस माफ करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने कहा, ऐसा कोई कानून नहीं है जो राज्य सरकार को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार देता हो, पर हम भी ये मानते हैं कि स्कूलों को फीस घटानी चाहिए। कोर्ट ने कहा, शैक्षणिक संस्थानों के मैनेजमेंट को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। लोग महामारी के चलते परेशानियों का सामना कर रहे हैं। स्कूलों को बच्चों और अभिभावकों को राहत देने वाले कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कैंपस में स्टूडेंट्स को जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो मौजूदा हालात में उन्हें मिल नहीं पा रही। ऐसे में उसके पेमेंट से स्कूलों को फायदा हो रहा है और स्कूलों को निश्चित तौर पर इस फायदे से बचना चाहिए। कानूनन तो स्कूल ऐसी सुविधाओं के लिए स्कूल फीस नहीं ले सकते जो इन हालात के चलते छात्रों को नहीं मिल पा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी सुविधाओं के लिए फीस लेना मुनाफा कमाने और व्यवसायीकरण में शामिल होने जैसा ही है। कोर्ट ने इस संबंध में TMA पाई, PA इनामदार और अन्य मामलों में सुनाए गए फैसले को देखते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस उनकी सेवाओं के लिए अनिवार्य होनी चाहिए और वो मुनाफाखोरी या व्यवसायीकरण में लिप्त नहीं हो सकते। न्यायालय ने कहा कि एक निजी संस्थान को अपनी स्वयं की फीस तय करने की स्वायत्ता तब तक है जब तक उसका परिणाम मुनाफाखोरी और व्यवसायीकरण नहीं होता और इस हद तक राज्य के पास नियम लागू करने की शक्ति है। 2020-21 में स्कूल लंबे समय तक कंप्लीट लॉकडाउन के चलते नहीं खुले। ये सभी जानते हैं कि कानूनन भी इसे नोटिस में लिया गया है। निश्चित तौर पर स्कूलों ने पेट्रोल, डीजल, बिजली, पानी, मेंटेनेंस और सफाई पर बार बार होने वाले खर्च बचाए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र ने कोर्ट से कहा है कि अब हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, सवाल उसके वितरण का है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को अवमानना का नोटिस जारी किया। उसी के खिलाफ केंद्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों पर अवमानना कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने ऑक्सीजन की मदद की जानकारी मांगी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से केंद्र ने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन वितरण का फॉर्मूला है जिसके तहत ऑक्सीजन बांटा जा रहा है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि हालात बदल गए हैं, अब दोबारा आकलन की जरूरत है, किसी राज्य के साथ नाइंसाफी ना हो। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हमें पता है कि अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं। नोडल एजेंसी की अधिकारी ने खुद कोविड पॉजिटिव होते हुए भी कोर्ट को विस्तृत जानकारी दी थी। अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई का हमारा कोई इरादा नहीं है, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा, हम किसी के खिलाफ यहाँ नहीं पहुँचे हैं। केंद्र और दिल्ली अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आदेश हुआ था, जिसमें से 585 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुँच चुकी है। शुरू में बहुत समस्या थी, अब हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, सवाल उसके वितरण का है। फिलहाल हमारे पास 9,700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है। इसको देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से बांटा जा रहा है, इसको समझना होगा। जस्टिस शाह ने केंद्र से कहा, कृपया बताएं कि ऑक्सीजन की समस्या हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। आप अपनी योजना बताइए। हमें ये भी देखना होगा कि दूसरे राज्यों के साथ नाइंसाफी ना हो। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, आप बताइए कि 2 मई की रात हमारा आदेश आने के बाद से क्या क्या किया गया। केंद्र की ओर से एडवोकेट मेहता ने बताया, 3 मई को 443 मीट्रिक टन, 4 मई को 585 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई। 351 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दोपहर तक दिल्ली पहुंची है। आगे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हम बॉम्बे हाईकोर्ट से भी सीखना चाहेंगे, वहां बेहतर काम हुआ है। केंद्र सरकार ने कहा है कि हमने मुंबई से उनका ऑक्सीजन मैनेजमेंट का मॉडल मांगा है ताकि उसको दिल्ली के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सके। सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान कहा, जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों की हो तो सिर्फ एक के सिर ही सब कुछ कैसे मढ़ा जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, हमने पूरे देश के लिए ऑक्सीजन का एक फॉर्मूला तैयार किया है जो कि सभी राज्यों पर लागू है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत तय की गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, आपका जो फॉर्मूला है डिमांड का, वो कुछ आकलन के ऊपर आधारित है, लेकिन परिस्थितियां बदल रहा है, हर राज्य की अलग जरूरत है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी को ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में पारित आदेशों के अनुपालन न किए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट।
दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर की खबरों पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि तीसरी लहर में अगर बच्चे संक्रमित हुए तो क्या करेंगे आप? अगर हालात बिगड़े तो आपके पास कोई इमरजेंसी प्लान है क्या? कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें चिंता है कि हम दूसरे राज्यों का 300 मीट्रिक टन भी दिल्ली को दे रहे हैं, फिर भी ये दिल्ली के जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। कोर्ट ने ऑक्सीजन के बफर स्टॉक बनाने का भी सुझाव दिया। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई के मामले पर केंद्र की याचिका पर सुनवाई में केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 770 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को सप्लाई की गई है। तुषार मेहता ने कोर्ट को डाटा देते हुए बताया कि सर्वे के मुताबिक फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरी स्टॉक मौजूद है। साथ ही कोर्ट को ये भी जानकारी दी गई कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन से 280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आ रही है। केंद्र ने कहा कि टैंकर्स के हवाई ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, इसके बावजूद टैंकर्स को आपूर्ति की जगहों पर पहुंचाने में देरी हो रही है। देर की वजह ये है, दिल्ली के 56 मुख्य अस्पतालों में 478 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का भंडार क्षमता है। कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन के बफर स्टॉक को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमारे पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बफर स्टॉक बनाने को कहा था, उसको लेकर केंद्र सरकार ने क्या किया अभी तक? केंद्र की तरफ से कहा गया कि ऑक्सीजन ऑडिट की जरूरत है। अगर सप्लाई हो रही है और वह लोगों तक नहीं पहुंच रही है तो इसका मतलब प्लान सही नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कुल स्टोरेज की क्षमता 400 मीट्रिक टन के करीब है। हमें चिंता है कि हम दूसरे राज्यों का 300 मीट्रिक टन भी दिल्ली को दे रहे हैं, फिर भी दिल्ली के जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब दिल्ली के सप्लाई सिस्टम में कुछ दिक्कत है, इसे देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आप ऑक्सीजन बढ़ाइए, आपको दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देना होगा। केंद्र ने कहा कि अगर दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे देंगे तो दूसरे राज्यों की सप्लाई में कटौती करनी होगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप आपूर्ति को बढ़ाएं, 700 मीट्रिक टन तो देना ही होगा आपको। जस्टिस चंद्रचूड़ ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि तीसरी लहर की बात वैज्ञानिक कर रहे हैं, उसमें बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए सोचा जाना चाहिए, बच्चों के लिए खासकर प्लान बनाने की जरूरत है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें डॉक्टर की टीम तैयार कर सकते हैं। एसजी ने कोर्ट को कोरोना के प्रबंधन की आगे की तैयारियों पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र भेजा है। उस पत्र में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एमबीबीएस स्नातकों को कोरोना प्रबंधन में मदद करने के लिए कहा जाए। एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों का प्रयोग टेलीफोनिक परामर्श देने के लिए किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मिले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। यह आरक्षण आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 50% आरक्षण की सीमा तय करने वाले फैसले पर फिर से विचार की जरूरत नहीं है। मराठा आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर बड़ा फैसला दिया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिए गए मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने आरक्षण पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसकी सीमा को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने 1992 के इंदिरा साहनी केस में दिए गए फैसले की समीक्षा करने से भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खत्म करते हुए कहा कि ये 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। अदालत ने कहा कि ये समानता के अधिकार का हनन है। इसके साथ ही अदालत ने 2018 के राज्य सरकार के कानून को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 3 अहम बातें। मराठा समुदाय के लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए उन्हें शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग नहीं कहा जा सकता। मराठा रिजर्वेशन लागू करते वक्त 50% की लिमिट को तोड़ने का कोई संवैधानिक आधार नहीं था। इंदिरा साहनी मामले में फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में कोई आपात स्थिति नहीं थी कि मराठा आरक्षण जरूरी हो। मराठा कोटे के तहत पीजी मेडिकल में 9 सितंबर 2020 तक हुए एडमिशन पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा। राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी जाति को सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लें। राज्य सिर्फ ऐसी जातियों की पहचान कर केंद्र से सिफारिश कर सकते हैं। राष्ट्रपति उस जाति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशों के मुताबिक सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में जोड़ सकते हैं।
2018 में उस वक्त की महाराष्ट्र सरकार ने मराठा वर्ग को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 16% आरक्षण दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में इस आरक्षण को 2 मुख्य आधारों पर चुनौती दी गई। पहला, इसके पीछे कोई उचित आधार नहीं है, इसे सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया है। दूसरा, ये कुल आरक्षण 50% तक रखने के लिए 1992 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार फैसले का उल्लंघन करता है। लेकिन जून 2019 में हाई कोर्ट ने इस आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने माना कि असाधारण स्थितियों में किसी वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है। हालांकि आरक्षण को घटाकर नौकरी में 13% और उच्च शिक्षा में 12% कर दिया गया। अलग अलग समुदायों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिए गए आरक्षण को मिलाकर महाराष्ट्र में करीब 75% आरक्षण हो गया है। हालांकि अब अदालत ने इंदिरा साहनी केस के फैसले की समीक्षा से इंकार कर दिया। 5 जजों की बेंच में अशोक भूषण के अलावा जस्टिस एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता और एस रविंद्र भट्ट शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की मौखिक टिप्पणी की मीडिया रिपोर्टिंग के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि अदालत की सुनवाई का मीडिया कवरेज प्रेस की स्वतंत्रता का हिस्सा है। इसका नागरिकों के सूचना के अधिकार पर और न्यायपालिका की जवाबदेही पर भी असर पड़ता है। सुनवाई की मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणी की रिपोर्टिंग से मीडिया को प्रतिबंधित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा की गई याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने जोर दिया है कि अदालत की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई चर्चाओं और मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से मीडिया को रोका नहीं जा सकता। इसने कहा कि अदालत की सुनवाई का मीडिया कवरेज प्रेस की स्वतंत्रता का हिस्सा है। इसका नागरिकों के सूचना और अधिकार पर और न्यायपालिका की जवाबदेही पर भी असर पड़ता है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मीडिया के नए रूपों का हमारे काम को रिपोर्ट करने से रोकना अच्छा नहीं होगा। फैसले में कोर्टरूम की रिपोर्टिंग में नए पुराने घटनाक्रमों का भी उल्लेख किया गया, जैसे कि ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दी गई सुनवाई का लाइव अकाउंट। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के बारे में वास्तविक समय में अपडेट ओपन कोर्ट की अवराधना का विस्तार है और वे आशंका का कारण नहीं बल्कि संवैधानिक लोकाचार का उत्सव है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया। प्रौद्योगिकी की आगमन के साथ सुनवाई के वास्तविक समय के अपडेट दिए गए हैं। ये खुली अदालत का एक वर्चुअल विस्तार है। यह आशंका का कारण नहीं बल्कि हमारे संवैधानिक लोकचार का उत्सव है जो न्यायपालिका को प्रभावित करता है। अदालती कार्रवाई को शारीरिक और रूपात्मक अर्थों में खुला होना चाहिए। सिवाय इन कैमरा कार्यवाही के बहुमूल्य संवैधानिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अदालतों तक खुली पहुंच आवश्यक है। हम कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगा सकते। निर्णय ने इस तथ्य को संदर्भित किया कि कई देशों में अदालत अपनी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। यहाँ तक कि गुजरात उच्च न्यायालय ने भी YouTube में अपनी सुनवाई को लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दिया है। अदालत ने कहा कि हमें चुनाव आयोग की प्रार्थना में कोई भी सामग्री नहीं लगती है जो मीडिया को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने से रोके। न्यायपालिका को जवाबदेह बनना जरूरी है। पीठ मद्रास उच्च न्यायालय की मौखिक टिप्पणी के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग द्वारा दायर याचिका में निर्णय सुना रही थी कि चुनाव आयोग कोविड दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है और संभवतः हत्या के आरोपों के लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस अमर शाह की पीठ ने 3 मई को याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा राज्य के लिए लिक्विड मेडिसिन ऑक्सीजन के प्रतिदिन की कोटे को 1200 मीट्रिक टन बढ़ाने के लिए जारी निर्देश के खिलाफ दी गई चुनौती को खारिज कर दिया। केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देगा। केंद्र को 1200 MT ऑक्सीजन राज्य को सप्लाई करनी होगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र को कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए राज्य को ऑक्सीजन का आवंटन 965 टन से बढ़ाकर 1200 टन करने का निर्देश दिया था। केंद्र ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई थी। शीर्ष न्यायालय ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से शुक्रवार को इनकार कर दिया। कर्नाटक ऑक्सीजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र ऐसी स्थिति न बनाए जहां कोर्ट को सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़े। आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य को 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना मुहैया कराने को कहा है,
लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि अचानक इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करने को उन्हें समय चाहिए, लिहाजा फिलहाल इस आदेश पर स्टे लगाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस शाह ने आदेश में कहा, हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त कारण बताए हैं। इस तथ्य के संबंध में कि राज्य द्वारा की गई मांग का आधार न्यूनतम 1162 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन है। हाईकोर्ट का निर्देश केवल एक अंतरिम दिशा निर्देश है। हाईकोर्ट का आदेश कैंटर और राज्य के बीच एक आपसी प्रस्ताव को नहीं रोकता है। इस चरण के आदेश में हम हाईकोर्ट के आदेश को सावधानी पूर्वक और शक्ति के न्यायिक अभ्यास के रूप में पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 3.95 लाख मामलों पर कर्नाटक के अनुसार 1700 मीट्रिक टन आवश्यकता है, 1100 मीट्रिक टन न्यूनतम आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में असाधारण अभ्यास किया है। हाईकोर्ट इस समय आंख मीच कर नहीं बैठे रह सकते। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्र कर्नाटक के अधिकारियों के साथ एक साथ बैठने को तैयार है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश को लापरवाह तरीके से पारित नहीं किया, क्योंकि ये राज्य की ऑक्सीजन मांग पर आधारित था, जो न्यूनतम 1100 मीट्रिक टन है। हाईकोर्ट ने पहले केंद्र को राज्य की मांग पर विचार करने का निर्देश दिया था और ये ध्यान देने के बाद ही ऑक्सीजन कोटा पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ाया गया। अगले दिन आदेश पारित किया। इस बीच बेंगलुरु में एक कोविड-19 अस्पताल में त्रासदी हुई, जिसमें लगभग 22 रोगियों की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम साफ करना चाहते हैं कि अगले आदेशों तक आपके 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना दिल्ली को देनी होगी। कृपया हमें ऐसी स्थिति में न ले जाएं, जहां हमें सरकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी पड़े। केंद्र ने कहा कि तो फिर हाईकोर्ट को ही ऑक्सीजन का वितरण करने दें। मद्रास, तेलंगाना सभी हाईकोर्ट आदेश दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि हम सही मौके पर दखल देंगे। हम कर्नाटक के लोगों को बीच में लटका कर नहीं रख सकते। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य रोकने पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि इन्हीं याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उस पर 17 मई को सुनवाई है। आपको बता दें कि मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि इस प्रक्रिया में देरी से मजदूरों पर कोविड का खतरा है। उन्होंने कहा कि हम मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, मौतें हो रही है। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने सारा निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया हुआ है, लेकिन सेंट्रल विस्टा में काम जारी है। उन्होंने आगे कहा कि निर्माण कोई अनिवार्य गतिविधि नहीं है, इसे रोका जा सकता है। सेंट्रल विस्टा मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से सोमवार को सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। फिलहाल हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है और हम दखल नहीं देंगे। गौरतलब है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि मुद्दा बहुत सरल है। परियोजना जनवरी में पारित हो गई है, लेकिन जहां तक मानव जीवन का सवाल है, सरकार का दायित्व है कि हमारे मानव जीवन की रक्षा करे। उन्होंने कहा कि हमें इस मामले में चिंतित होने की जरूरत है, जबकि सरकार केवल 3 से 4 किलोमीटर के निर्माण को लेकर चिंतित है। याचिकाकर्ता ने कहा कि देश में स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह से विफल हो गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश में स्वास्थ्य आपातकाल जैसा माहौल है, तो ऐसे में निर्माण कार्य कैसे चल सकता है। जब मजदूरों के स्वास्थ्य खराब होंगे तो स्थिति और खराब हो जाएगी। हम पूरे प्रोजेक्ट पर रोक नहीं चाहते, बल्कि इंडिया गेट के आसपास पर रोक चाहते हैं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में 17 मई तक सुनवाई टाल दी है। ऐसे में हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई करने को कहा जाए। 20,000 करोड़ की लागत से बन रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण को जरूरी सेवाओं की कैटेगरी में रखा गया है, जिसे लेकर विपक्ष ने विरोध जताया। दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस योजना को हाल ही में पर्यावरणीय अथॉरिटी से भी ऑल क्लियर का इशारा मिल चुका है। इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि नया प्रधानमंत्री आवास दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं नया उपराष्ट्रपति आवास अगले साल मई तक बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण को जरूरी सेवाओं की कैटेगरी में रखा गया है, जिसे लेकर विपक्ष ने विरोध जताया। इस दौरान ऐसे ही कंस्ट्रक्शन साइट्स को परमिट मिली हुई है, जहां पर कामगारों को वहीं पर रहने की सुविधा दी गई है। हालांकि पिछले हफ्ते चेकिंग की गई तो कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत से कामगार वहां रहते हुए नहीं दिखाई दिए। इनमें से बहुत से वर्कर कई किलोमीटर दूर से आना जाना कर रहे हैं। इस योजना को हाल ही में पर्यावरणीय अथॉरिटी से भी ऑल क्लियर का इशारा मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट।
और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।